Hello, welcome you all. So, in the Indian polity section, today we are going to study the important articles and statics. Okay, let's start. The first article is Article 12, in which definition of state is given. Okay, यानी किसी स्टेट की डेफिनेशन को इसमें आर्टिकल 12 में प्रोवाइड किया गया है सबसे फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, स्टेट क्या हो गया आपका, या गवर्नमेंट बॉडी हो गई, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी. ठीक है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, इन सब का मतलब स्टेट्स के अंदर अंडर कवर हो जाता है. ठीक है, तो स्टेट इन सब का भी मीनिंग होती है. माने अगर गवर्नमेंट कोई बॉडी है लाइक यूपीएससी हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी, और गवर्नमेंट कोई बॉडी है लाइक ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, कोई भी है, तो वो अंडर स्टेट आता है. ठीक है, स्टेट वर्ड के अंडर डिफाइन होता है. आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ. ठीक है, सबको समान न्याय, सब मतलब न्याय सबको समान नज़रों से देखेगा. इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है. तो दिस इज आर्टिकल 14. आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, मैंने ये ओनली लगाया है. ठीक है, केवल इन्हीं ग्राउंड्स पर ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, लेकिन और किसी अदर ग्राउंड्स पे यानी और किसी अदर रीजन्स पे हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है. बट किन रीजन मतलब किन ग्राउंड्स पर नहीं अलाउड है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे, रेस, ठीक है, कास्ट, आपका जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, तो इनके ग्राउंड पर ये चीज़ प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये आर्टिकल 16 कहता है. देखिए, बेसिकली जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ना, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ये स्टैटिक्स के बहुत फेवरेट डोमेन्स हैं ना, और पॉलिटी सेक्शन में तो बेसिकली. और अगर देखा जाए ना तो सीजीएल में पॉलिटी का जो वेटेज रहता है वो मैक्सिमम 40%. ठीक है, यानी 10 में से 4 सवाल आपको पॉलिटी के देखने को मिल सकते हैं. और अगर करंट न्यूज़ में पॉलिटी बहुत रनिंग में है तो के चांसेस और बढ़ जाते हैं. ठीक है, लेकिन वो पूछेगा स्ट्रेटेजी पार्ट, क्योंकि बच्चा फंसता ही वहीं पे है. और इस साल तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मेंस का सवाल है तो इन डेप्थ थोड़ा तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं तो एप्लीकेशंस भी ज़्यादा होंगी. एप्लीकेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन का लेवल भी हाई होगा. ये तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो अब पहले जैसा पेपर आता था वैसा कम से कम मेंस में तो आप सोच के ना चलें. ठीक है, लेट्स मूव. आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसमें मैंने सब आर्टिकल्स नहीं रखे हैं. ठीक है, बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो जिनसे रिलेटेड न्यूज़ डिफरेंट मंथ्स में इन दिस ईयर, ठीक है, रनिंग में थी. नेक्स्ट आर्टिकल 18. ठीक है, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हमारे किस में क्या? आर्टिकल 18 में. यहाँ मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन है वो कोई नहीं है. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका फादर ऑफ नेशन क्या कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारा कोई भी फादर ऑफ नेशन नहीं है. ठीक है, लेकिन एक इमोशनल फैक्टर होने की वजह से हम महात्मा गांधी जी को अपना फादर ऑफ नेशन मानते हैं. ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी फादर ऑफ नेशन नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी हम किसी भी टाइटल्स को नहीं बेयर कर सकते. ठीक है, होल्ड कर सकते बेसिकली किसी भी टाइटल, और ना होल्ड करने दे सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. ठीक है, किसी भी अपराध को खुद ही स्वीकार कर लेना, इससे प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जैसे अगर कोई आज लॉ आया है, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली वो पिछले किसी मतलब जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो पिछले किसी उसी सब्जेक्ट पर, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अगर वायलेशन हुआ है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा. अंडरस्टूड? नो डबल जियोपार्डी, मतलब अगर किसी को एक
ऑफेंस के लिए एक बार सज़ा मिल चुकी है तो अब उसे दोबारा सज़ा उसी ऑफेंस के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमेशन, नो सेल्फ इंक्रिमेशन माने आपने खुद ही, ठीक है, कोर्ट में जैसे जाके आपने खुद ही कह दिया कि हाँ ये ऑफेंस मैंने किया है, तो ये सेल्फ इंक्रिमेशन अलाउड नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अंडरस्टूड। ये बेसिकली ये लोग पूछ लेते हैं ना, जो हमारे जजेस होते हैं, ये केवल एक ओपिनियन और उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन है, ये इसको आप देखिए, ठीक है। डबल जियोपार्डी इज ओनली फॉर जुडिशियल पनिशमेंट नॉट फॉर द डिपार्टमेंटल पनिशमेंट, ठीक है। डबल जियोपार्डी हमारी केवल जुडिशियल जो पनिशमेंट है उसमें अलाउड नहीं है, बट डिपार्टमेंटल पनिशमेंट में ये चीज़ करी जा सकती है। यानी डिपार्टमेंट में रहकर अगर आपने कोई गलती की है, दोबारा की है, तो आपको सज़ा मिलेगी। आर्टिकल 21 पे आते हैं। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो जो हमारा 20 है और 21 है, ये इमरजेंसी के दौरान अबॉलिश नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब डीएक्टिवेट नहीं रहते हैं, ये एक्टिवेट रहते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 मतलब इनको कोई क्या कहते हैं, रिपील नहीं कर सकता ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आर्टिकल 31A, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में थे, ये सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 31A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 39A कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सबको समान न्याय और फ्री लीगल एड, मतलब उनको न्यायिक सहायता प्रोवाइड की जाए, फ्री, ओके। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोशन के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 43B के अंडर कहता है, ठीक है। एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, अभी रिसेंटली शायद प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस लाइक 2019 में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड था ये। आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट हो गया आपका। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए थे, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। तो उसके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट हैं ना, उनको आप ना क्लियर रखिएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द हार्ड शिफ्ट, ठीक है। हो सकता है उसमें और भी हार्ड चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कम 2 सवाल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अंडरस्टूड। तो आर्टिकल 52 हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 54 ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। आर्टिकल 54 सॉरी, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस बताता है प्रेसिडेंट की, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो वो शपथ लेता है, ठीक है, वो चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, अंडर आर्टिकल 60। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाना है, इसका प्रोसेस किसके अंडर में है, आर्टिकल 61। देखो 3 नंबर का एक जीके का सवाल होगा अब, ठीक है, तो ये तो सोच के मत ही चलना कि स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आएगा, अंडरस्टूड। स्टैटिक पार्ट बहुत ही लिमिट हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं, कंपटीशन बढ़ा है, ऑल एंड ऑल थिंग, ओके। तो 3 नंबर का सवाल ऐसा तो नहीं दे सकते कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डिस्क्राइब अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। बहुत ही रेयर चांसेस में अगर इजी शिफ्ट में सवाल पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब इसके प्रोसेस को समझना, इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, उनको थोड़ा सा आप इन डिटेल आपको जीके को पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टूड। लेकिन उसका सबसे इजी वे में, अब टाइम तो वैसे बचा नहीं है, इजी वे में उसकी प्रिपरेशन का जो रास्ता है वो यही है कि जो चीज़ करंट में न्यूज़ में थी उनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आप ना छोड़ें, अंडरस्टूड, ठीक है। अगर आपको जीके में मेहनत करनी पड़ रही है तो बाकी बच्चों को भी करनी पड़ रही होगी। मे भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकती, लेकिन अब जब आप कंपटीशन में उन्हीं बच्चों के साथ बैठेंगे तो आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन। आर्टिकल 84 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अभी शायद एक एमपी का लड़का था जिसने एब्यूज़ करा था ऑन रोड, ठीक है, एक लेडी को, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं ना, जो हम लोग को नहीं रिलेट कर पाते हैं, तो उसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आर्टिकल 84 में ये डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है।
जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा यानी अपर हाउस लोअर हाउस है, उनकी जो ज्वाइंट सिटिंग बैठती है उसका जो प्रोविज़न है वो अंडर आर्टिकल 108 में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको हेड करता है लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी के प्री एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है, इस सेशन को, स्पीकर, ओके। लोकसभा का स्पीकर ठीक है, सेशन को यानी ज्वाइंट सिटिंग के सेशन को प्रिसाइड करता है। और ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट की एक्सेंट के बिना नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट जब फॉरवर्ड करते हैं इसका एप्लीकेशन, तभी ये चीज़ फॉर्म होती है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के कहने पर ही बैठती है, ठीक है। आर्टिकल 109 एंड 110, ठीक है। आर्टिकल 109 जो है ये स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 110 ये मनी बिल की डेफिनेशन बताता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर बताया जा रहा है मनी बिल का, उसके बाद मनी बिल की डेफिनेशन बताई जा रही है, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर, ठीक है। ये डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और मनी बिल हमारा लोकसभा में ही, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में ही प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो हमारा धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, अंडरस्टूड। आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे, जैसे जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा किस में आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जो भी हमारे फाइनेंस कमीशन होते हैं उनको आर्टिकल 120 के 280 के अंडर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक क्या होगी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी जो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज है वो सुप्रीम कोर्ट की एड में अब एक्ट करेंगी, ठीक है, रोल निभाएंगी अपना। ये किसके अंदर कहा गया है? आर्टिकल 144। आर्टिकल 148 सीएजी, ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 153 गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, ठीक है। 214 हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स को। 226 हाई कोर्ट रिट पावर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, अंडरस्टूड। हाई कोर्ट की जो रिट्स पावर होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स पावर से ज़्यादा पावरफुल और वाइड इंटरप्रिटेशन रखती हैं, अंडरस्टूड। और ये किसके अंडर में डिस्क्राइब है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226, ठीक है। आर्टिकल 231 कहता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट बॉडी, ठीक है। लाइक जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए शायद, ठीक है, एक सिंगल हाई कोर्ट है इन द चंडीगढ़। आर्टिकल 243 ये, ठीक है, आर्टिकल 243 इसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, ABCDEFGHIJK LMNOPQRST ऐसे करके, ठीक है। तो पंचायत सबसे पहले डिस्क्राइब है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये तीनों बॉडीज़ हमारी किसके अंदर में डिस्क्राइब है? आर्टिकल 243 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शायद प्रीवियस ईयर में CDS में ये सवाल आया था, अंडरस्टूड। आर्टिकल 244 ये ST एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, जिनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की, अंडरस्टूड, प्रेसिडेंट की होती है। आर्टिकल 244 शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज को डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 300 ए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक नया आर्टिकल बनाया गया था जिसमें से लीगल राइट डिस्क्राइब किया गया था अंडर आर्टिकल 300 ए, ठीक है। आर्टिकल 323 ए एंड बी, इनको देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 323 ए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो एक सेपरेट जुडिशियल बॉडी स्टैब्लिश की जाती है, मतलब छोटे छोटे मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल यानी एक अलग जुडिशियल बॉडी स्टैब्लिश करने का प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 320 के तहत किया गया, जिसमें 2 टाइप्स के ट्रिब्यूनल्स थे, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स
और दूसरे होते थे अदर मैटर ट्रिब्यूनल्स लाइक वाटर डिस्प्यूट्स, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ठीक है, और रिसोर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू स्टेट्स और द सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशंस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट आर्टिकल 338B, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये ट्रिब्यूनल्स वाला, ठीक है। आर्टिकल 338B, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। देखो द्रौपदी मुर्मू हमारी शेड्यूल ट्राइब कमिटी से हैं, ठीक है, संथाल कम्युनिटी से हैं वो, और उड़ीसा राज्य में, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर संथाल से मैंने अभी शायद अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है इन द मेंस, ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड पूछा जा सकता है तो पॉलिटी सेक्शन की बात हो गई। अब हिस्ट्री से इसको रिलेट करिए, हिस्ट्री को कैसे रिलेट करेंगे, वो संथाल कम्युनिटी से आती हैं, और संथाल कम्युनिटी का एक फेमस जो मूवमेंट हुआ था वो था संथाल रेबेलियन, ठीक है, इन द ब्रिटिश टाइम। तो उसको भी आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन। आर्टिकल 341 और 342 ये शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो 342 हमारा शेड्यूल ट्राइब्स को और 341 शेड्यूल कास्ट को। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ, आपको इनको नोट कर लेना है। वीडियो जितनी बार देखनी हो आप उतनी बार देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 98% गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इनमें से आपको हर शिफ्ट में 2 सवाल देखने को मिलेंगे, अंडरस्टूड, एवरी शिफ्ट, ठीक है। आर्टिकल 368 ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बताता है, अंडरस्टूड। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बताता है? अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने फैक्ट्स पे, या स्टैटिक पार्ट जो मैंने कहा था आपको, उसमें क्या है। फर्स्ट देखो, इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो उसके मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक पार्ट है, लेकिन हम लोग यूजुअली मिस कर देते हैं इनको बिकॉज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। लेकिन इस साल इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और बिफोर इंडिपेंडेंस का जो लगभग 3-4 साल का टाइम था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज आर करेंटली इन न्यूज, ओके। फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में? आसफ अली, ठीक है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं इसको, और अगर आप इतना नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं हूं ना, मैं आपको ऐसी वीडियोस इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में? लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान, अंडरस्टूड। हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? गजनफर अली खान, ठीक है। ये सब इंटरिम गवर्नमेंट के हैं। ये तो हमारे थे इंपॉर्टेंट इंटरिम गवर्नमेंट के, और भी जो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट कैबिनेट। अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट का जो टर्म था वो एंड हुआ, उसके बाद एक फर्स्ट कैबिनेट डिज़ाइन की गई, फर्स्ट कैबिनेट असिस्ट की गई, मतलब फॉर्म की गई। उस फर्स्ट कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स थे उसके वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक डिफेंस मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट कैबिनेट में? सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के शमुगम शेट्टी, आर के शमुगम शेट्टी या आर के एस शेट्टी। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम, ठीक है। ये थे हमारे फर्स्ट कैबिनेट, ठीक है। आप केवल मेरी वीडियो से ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि कौन से पार्ट पर आपको फोकस करना है और उन पर कमांड करनी है, और ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे ही देता हूँ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 4, 1948 को। फर्स्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की कब हुई थी? नवंबर 4, 1948 को, B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 29 अगस्त 1947, अंडरस्टूड। 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मेजर ध्यानचंद, जो कि फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर थे, अंडरस्टूड। 1947 को 29 अगस्त को ही ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप हुई थी, अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगस्त तो अभी गया है रिसेंटली। पार्ट 4A ये फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट हो गया। विच शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी? विच शेड्यूल इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी? 9th शेड्यूल आपका जुडिशियल स्क्रूटनी से
इम्यून है। ओके, टाइम शेड्यूल, अंडरस्टूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर फॉर्म की गई, तो ये फॉर्म की गई थी फॉर द बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, इसके द्वारा स्वर्ण सिंह कमिटी। ओके, क्लियर, इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लोग। बाय द वे वैसे तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, OCI, ओवरसीज सिटीजन मतलब जो इंडियन सिटीजन है लेकिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक कार्ड होल्डर बना दिया जाता है, ठीक है। ये इनके प्रोविजंस अंडर LM सिंघवी कमेटी जो सितंबर 2000 में फॉर्म हुई थी उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये प्रोविज़न लाया गया था कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एक बेसिकली कार्ड होल्डर बनाया जाए जिसमें उनको सम प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। उनको थोड़ा सा इस फिगर के द्वारा समझते हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, एक होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एक होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। नॉन रेजिडेंट, ये सब क्या होते हैं, एलियंस, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में एलियंस कहा गया है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं जो इनके पास नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नॉट रजिस्टर्ड विद पुलिस, मतलब उन्हें पुलिस रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और वो ऑल एक्टिविटीज़ यानी सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ इंडिया में कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो जन्मा तो यही है लेकिन रह बाहर रहा है, ठीक है, उनको वीज़ा की तो ज़रूरत पड़ेगी। यस, फॉर मोर देन 180 ईयर्स स्टे, मतलब उन्हें पुलिस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो 180 दिनों से ज़्यादा यहाँ पर स्टे करते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन वीज़ा, मतलब वीज़ा में जो जो चीज़ें उन्हें अलाउड होंगी वो केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन को कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता है, वो लाइफ लॉन्ग इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है, उन्हें पुलिस रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल एक्सेप्ट रिसर्च वर्क, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रिसर्च वर्क इंडिया में नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये कुछ थोड़ा सा क्लियरेंस था अबाउट द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अंडर द GK प्रैक्टिस सीरीज़, ठीक है। कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जल्द ही आपको वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी, अंडरस्टूड। इम्पॉर्टेंट वो भी है, ठीक है, एक कम समय में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है फॉर द मैथ्स, रिवीजन हो जाता है एक, ठीक है, मोटा मोटा आपका रिवीजन हो जाता है मैथ का, और केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। सब चीज़ें कवर करना इतने शॉर्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। एंड मच कीन फॉर योर सपोर्ट, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट रहता है और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब डेल्टा स्क्वाड। जय हिंद।